ओके जी। अब क्रेब्स साइकिल का जो हम आउटपुट देखते हैं उसमें जो चीज़ें हमारे जो हमें इस रिएक्शन में मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं। अब इस रिएक्शन में मैं स्टार्ट करता हूँ, जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। काम की चीज़ें इस तरह से ओवरऑल तो रिएक्शन ही हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एनर्जी बजट के हवाले से जो चीज़ें हमारी वो कौन सी हैं। NaDH2 अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपको एक नज़र आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे। एक NaDH यहाँ पे आपको मिल रहा है, फिर एक और NaDH आपको मिल रहा है यहाँ पे, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, और फिर एक और NaDH उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये 3 NaDH आपके पास आ गए। उनको मैं लिखता रहूँगा, फिर यहाँ पे हम उसको साथ साथ बताता भी रहूँगा मैं आपको कि वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक NaDH देखें, टोटल जो आपके पास प्रोड्यूस इस रिएक्शन को जो अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, उस रिएक्शन के हवाले से मैं बात करूँ तो कितने NaDH आ गए जी। नंबर 1 ये एक NaDH हो गया। फिर दूसरा NaDH आपको यहाँ मिलता है जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए चेंज हो रहा होता है, तब आपको NaDH मिलता है। और फिर फाइनली जब मेलेट ऑक्सैलो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो आपको यहाँ पे NaDH मिल रहा होता है। दिस इज़ द थर्ड वन। तो अगर मैं लिखूँ टोटल NaDH, यहाँ पे मैं लिखूँ टोटल NaDH2, तो कितने हो गए 3। लेकिन ये टोटल NaDH2 जो आपको मिले हैं वो 3 तो नहीं है, क्योंकि रिएक्शन में ये ऑक्सैलो जो एसीटेट के साथ जो सिट्रेट चीज़ मिल रही है, ये सिट्रेट जो एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये तो एक सिंगल एसिटाइल का रिएक्शन चला है। तो पायरुवेट से जो आगे कन्वर्जन होती है एसिटाइल की, तो 2 पायरुवेट होते हैं, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। तो इसका मतलब ये अभी तक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ एक ग्लूकोज का, क्योंकि एक ग्लूकोज से तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। तो ये एक जो रिएक्शन चला है वो एक सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन चला, और उस सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको कितने NaDH2 मिल गए, 3 NaDH2। जब हम 2 दफ़ा एसिटाइल ग्रुप को इस पूरे रिएक्शन में चलाएंगे तो टोटल NaDH2 आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो वो कितने हो जाएंगे, तो आप उसमें 3 और ऐड करेंगे तो टोटल NaDH आपके पास कितने आ जाएंगे, टोटल NaDH2 आपके पास 6 आ जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात कि एक एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीट रिएक्शन चला, 3 NaDH2 आ गए। दूसरा रिएक्शन चलेगा तो कितने आ जाएंगे, फिर 3 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसी तरह से आप FADH2 को देखें, जब FADH2 आएगा, एक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जब कन्वर्जन हो रही है किसकी जी, जब कन्वर्जन हो रही है सक्सिनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, तो फिर उस दौरान हमें FADH2 मिलता है। तो ये FADH2 हमें कितना मिला जी, सिंगल FADH2, लेकिन एक एसिटाइल ग्रुप के इस रिएक्शन में चलने की वजह से जब दूसरा एसिटाइल ग्रुप आएगा तो कंप्लीट ये प्रोसेस होगा, तो कितने हो जाएंगे FADH2, 2 हो जाएंगे। ये भी हमारे पास आउटपुट आ जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें तो वो चूँकि एनर्जी के वाले से अगर मैं बात करूँ तो फिर तो मैं बात करूँगा FADH2 और NaDH2 की, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी चूँकि आउटपुट आ रहा है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है एक रिएक्शन के साथ 1 + 1 हो जाएगा ये, फिर दूसरी रिएक्शन में तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 हो जाएंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है विच इज़ द डायरेक्ट ATP, इनसे भी आगे जाके ATP बनेगा, NaDH2 से भी ATP बनेगा, इन दोनों से, लेकिन वो डायरेक्ट ATP नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेंगे। यहाँ जो डायरेक्ट ATP आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ATP बनता हुआ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से डायरेक्ट बना। तो एक जब एसिटाइल ग्रुप चलेगा, रिएक्शन कंप्लीट करेगा, तो एक ATP बनेगा, और जब 2 चलेंगे एसिटाइल ग्रुप तो कितने ATP बन जाएंगे, तो 2 ATP बन जाएंगे। ये हमारी एनर्जी है जो कि हमें क्रेब्स साइकिल से मिलती है। इसमें जो बाकी आउटपुट वाटर कितना इसमें ऐड होता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है MCQs के अंदर। मसलन आप जितनी जगहों पे वाटर यूज़ हो रहा है और जहाँ वाटर उसमें से रिमूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन 2 को देखें, यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है, रिएक्शन 3 में देखें तो वाटर ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ पे भी वाटर ऐड हो रहा है। तो नेट जो वाटर है वो आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे नज़र आता है, या वाटर हम कहते हैं। काउंट उसे हम नहीं करते, ज़्यादातर जो हमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें से वो NaDH2 के हवाले से, एनर्जी के हवाले से पूछा जाता है, और डायरेक्ट जो आपके पास ATP बन रही होती है किस स्टेप के दौरान बन रही होती है, फिर यहाँ पे वाटर का यूज़ हो रहा है, यहाँ भी। तो ये बस आपको पता हो कि वाटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ हो रहा है वाटर, यहाँ यूज़ हो रहा है वाटर, यहाँ 3 जगहों पर वाटर यूज़ हो रहा है, तो एक जगह पर वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन कौन से रिएक्शन के दौरान हो रही है, और वो कंप्लीट जब रिएक्शन चलेगा तो कितने टोटल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, वाटर कितना यूज़ हो रहा है, एट्सेट्रा। ये MCQ के वाले से आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब जो एनर्जी डायरेक्ट हमें यहाँ से मिलती है वो कितनी मिलती है जी, वो
2 ATPs मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम इन चीज़ों को लेके जाते हैं। और आप ये भी रिकॉल करें कि जो NADH2 और FADH2 फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे नज़र आया है कहाँ पे, इन द क्रेब्स साइकिल। उससे पहले NADH2 बन रहे थे, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट था या ग्लाइकोलाइसिस चलता था तो उसमें NADH2 बनता था। अब जितना NADH2 बना है ग्लाइकोलाइसिस में, जितना NADH2 बनेगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट में, और जितना NADH2 क्रेब्स साइकिल में बना है, ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। और साथ में FADH2 जितने बने हैं वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे। और जब वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो वो भी हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब एक सिंगल NADH2 जब पास करता है किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, तो उससे हमें कितने ATPs मिलते हैं जी, 3 ATPs मिलते हैं। कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। और जब एक FADH2 पास करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से तो उससे हमें कितने ATPs मिलते हैं, 2 ATPs मिलते हैं। अब जब हम एंड पे इन सारों को कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये NADH2 और FADH2 में से पास हो रही है, ये पास होता है NADH2 पूरे चेन में से, तो किस तरह से ये ATP प्रोड्यूस करवाता है। तो ये NADH2 भी फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, ATP के अंदर। FADH2 भी फाइनली ATP में कन्वर्ट होगा। कुछ ATPs हमें डायरेक्ट मिलते हैं, तो ग्लूकोज की बर्निंग से हमें जो ओवरऑल ATPs मिलेंगे वो कितने होंगे, वो 36 ATPs मिलेंगे इन द यूकैरियोटिक सेल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे ATP के। और अगर अभी तक बायो फॉर यू आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है बायो फॉर यू इस तरह से आप यूट्यूब में लिखेंगे और जब वो ओपन हो जाएगा उसके बाद फिर उसे आप कर लेंगे सब्सक्राइब, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। ये भी साथ में आप करें ताकि मज़ीद, और फिर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, और जो वीडियोस जब भी अपलोड हों तो आपको पता चलती रही, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।